दुनिया सिर्फ देशों से नहीं चलती बल्कि उन शक्तिशाली संगठनों और गठबंधनों से भी चलती है जिनके फैसले पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय करते हैं। लेकिन ये संगठन बने क्यों? इनका इतिहास क्या है? इनका असली उद्देश्य क्या है? और इनका भारत और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं आदित्य ठेनुआ और आप देख रहे हैं द ग्लोबल चक्रव्यूह। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम नाटो, क्वाड, एक्यूज, ब्रिक्स, G7, G20, सार्क, SCO, फाइव आइज और दुनिया के सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पूरी कहानी, उनका इतिहास, उनकी रणनीति और उनके वैश्विक प्रभाव को तथ्यों, गहरी रिसर्च और आसान भाषा में समझेंगे। तो बिना किसी पक्षपात के आइए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। अगर आज रूस, यूक्रेन या किसी भी और देश में एक मिसाइल चलती है तो क्या उसका असर सिर्फ उसी देश तक रहेगा या फिर पूरा यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बड़े सैन्य खिलाड़ी एक ही चैन रिएक्शन में कूद पड़ेंगे? एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो सुनने में अलायंस लगता है, लेकिन असल में यही ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी, ग्लोबल पावर बैलेंस को कंट्रोल करती है। इसका नाम है नाटो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाटो सच में दुनिया को बचाने के लिए बना था या फिर यह पावर पॉलिटिक्स का वो हथियार है जिसने कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी युद्ध को जिंदा रखा। आज हम नाटो का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, उसकी हिस्ट्री, पावर, आर्टिकल 5, रशिया फैक्टर, यूक्रेन वॉर और इंडिया का एंगल भी। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि नाटो को समझे बिना आज की दुनिया को समझना मुश्किल है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों ने मिलकर एक ट्रीटी पर साइन किया। इन देशों का मकसद था कि अगर उन पर कोई बाहरी हमला हो तो वे अकेले ना रहें, सब मिलकर जवाब दें। यानी नाटो का कोर आइडिया है एक पर हमला तो सब पर हमला जैसा माना जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, नाटो कोई एक देश नहीं है, यह एक अलायंस है जिसमें हर मेंबर सोवरिजन है। मतलब हर देश अपनी सेना, अपनी पॉलिसी और अपनी फॉरेन स्ट्रेटेजी खुद तय करता है। अब सवाल आता है, नाटो की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह टूट चुका था। इकोनॉमी कमजोर थी, सिटीज तबाह थी और लोगों को एक नए थ्रेट का डर था, सोवियत यूनियन का बढ़ता असर। उस समय पश्चिमी देशों को लगा कि अगर उन्होंने मिलकर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया तो सोवियत एक्सपेंशन को रोकना मुश्किल होगा। इस डर और जियोपॉलिटिक्स के बीच नाटो पैदा हुआ। अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो नाटो का ओरिजिन पर्पस था वेस्टर्न यूरोप को सोवियत थ्रेट से बचाना और अमेरिका को यूरोप की सिक्योरिटी में परमानेंटली जोड़ना। नाटो की सबसे ताकतवर और सबसे फेमस चीज है आर्टिकल 5। यह ट्रीटी का वह रूल है जो कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। इसका मतलब है अगर नाटो के किसी मेंबर पर आर्म अटैक होता है तो बाकी सदस्य उसे अपने ऊपर हमला मानकर रेस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आर्टिकल 5 का मतलब यह नहीं है कि सभी देश ऑटोमेटिकली युद्ध में कूद पड़ेंगे। हर देश अपने हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेता है। यह बात नाटो को पावरफुल भी बनाती है, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स भी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नाटो के इतिहास में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ था। 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट अटैक के बाद जब अमेरिका पर हमला हुआ था, उसके बाद नाटो अलायंस ने अमेरिका का समर्थन किया और अफगानिस्तान मिशन का हिस्सा बने। जब नाटो बना था तब उसके सिर्फ 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन समय के साथ ये अलायंस बढ़ता गया। कोल्ड वॉर के बाद कई सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नाटो में शामिल हुए। फिर फिनलैंड 2023 में, स्वीडन 2024 में नाटो के मेंबर बने। आज नाटो के टोटल 32 सदस्य देश हैं, यानी नाटो सिर्फ एक मिलिट्री पैक्ट नहीं रहा, यह यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का बैकबोन बन चुका है। यहीं से रूस की चिंता भी शुरू होती है। रशिया मानता है कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि यह सोवरिजन कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी चॉइसेस चुनने का अधिकार है। यानी दोनों साइड्स का अपना नैरेटिव है और यही कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन लंबे समय से नाटो मेंबरशिप की तरफ देख रहा था, लेकिन रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन नाटो में गया तो वेस्टर्न मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसकी बॉर्डर्स तक पहुंच जाएगा। यही फियर जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट और सिक्योरिटी कंपटीशन इस क्राइसिस का बड़ा हिस्सा बन गई। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है, युद्ध सिर्फ नाटो की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री, आइडेंटिटी, रीजनल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी फियर्स और पावर स्ट्रगल सब कुछ शामिल था।
इसीलिए एक सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन देना गलत होगा, लेकिन इतना साफ है कि नाटो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अब सवाल आता है भारत का क्या? भारत नाटो का मेंबर नहीं है और भारत ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दी है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बनकर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाना चाहता। भारत के लिए रूस के साथ पुराने डिफेंस टाइज भी महत्वपूर्ण हैं और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप भी। इसीलिए भारत बैलेंसिंग एक्ट करता है, न पूरी तरह इधर न पूरी तरह उधर। यही वजह है भारत नाटो को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, मेंबर की तरह नहीं। तो दोस्तों, नाटो सिर्फ एक अलायंस नहीं है, यह कोल्ड वॉर की पैदाइश है, लेकिन इसका असर आज भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर पड़ता है। कभी यह सिक्योरिटी सिट लगता है तो कभी पावर प्रोजेक्शन का हथियार। और सच ये है कि नाटो को समझे बिना आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझना अधूरा है। उम्मीद है कि आज इस एपिसोड में आपको नाटो को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। मैं हूं आदित्य हैनुआ और आप देख रहे थे द ग्लोबल चक्रव्यूह। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम समझेंगे क्वाड और एक्यूस की पूरी कहानी। आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की रणनीति क्या है, क्वाड और एक्यूस में क्या अंतर है और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।